वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, पाक फ़िज़ाइया, उसका खौफ बुरी तरह भारतीय फ़िज़ाइया के पायलट्स के दिमाग पर बैठ गया है। और ये 27 फरवरी के बाद के ये खौफ नहीं है, बल्कि गुज़श्ता कई सालों से भारतीय पायलट्स के जहन में पाकिस्तान की फ़िज़ाइया का, पाक फ़िज़ाइया का खौफ बैठा हुआ है। और अभी इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 10 साल के अरसे में 798 भारतीय पायलट्स ने, भारतीय फ़िज़ाइया के पायलट्स ने इस्तीफा दिया, और वो भी रिटायरमेंट से पहले उन्होंने रिजाइन किया। रीजन क्या थी? रीजन थी एक एयरफोर्स स्ट्रक्चर, जिस तरीके से भारतीय एयरफोर्स चल रही है। सेकेंडली, जो खौफ है उनके दिलों में, जो पाकिस्तान की फ़िज़ाइया का खौफ उनके दिलों में बैठा हुआ है, ये बड़ी रीजंस थी। तो क्यों भारतीय फौज के, भारतीय फ़िज़ाइया के दिलों में पाकिस्तान की फ़िज़ाइया का खौफ है? किस तरह पाकिस्तान की फ़िज़ाइया एक डिसिप्लिन्ड और एक बेहतरीन फ़िज़ाइया के तौर पर दुनिया में अपना लोहा मनवा रही है? तो क्या रीजंस है इसके ऊपर बात करेंगे। और बात करने के लिए मुझे सेगमेंट में ज्वाइन किया है एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आबिद राव साहब ने, डिफेंस एनालिस्ट हैं। आबिद राव साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि क्या ऐसी चीजें हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फ़िज़ाइया और पाकिस्तान के पायलट्स में जिनका खौफ बैठ चुका है भारतीय फ़िज़ाइया के पायलट्स के अंदर, के गुज़श्ता 10 साल के अरसे के अंदर तकरीबन 798, 800 के करीब भारतीय पायलट्स उन्होंने रिजाइन कर दिया, और जो रेशो है वो तकरीबन 80 पायलट्स हर साल रिजाइन कर रहे हैं। 80 पायलट्स रिटायरमेंट से पहले हर साल भारतीय फ़िज़ाइया को छोड़ रहे हैं। देखिए, इसकी बहुत सारी वजह है। सबसे जो बड़ी वजह होती है कि एक सर्विस में कितना प्राइड है, कितना ग्लैमर है, कितना प्रोफेशनलिज्म है, लोग उस सर्विस को कैसे इंजॉय करते हैं। ये वॉलंटरी सर्विस है, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी, कि आप बाई चॉइस आते हैं। और पाकिस्तान एयरफोर्स का खौफ आपने अपनी जगह कहा। ये जब से 27 और 26 फरवरी के वाक़े हुए ना, उसके इंडियन एयरफोर्स का मोरल बहुत डाउन है। उसकी वजह ये है क्योंकि एयरफोर्स एक तो तैयार नहीं है, और उनका जो पॉलिटिकल बयानिया है उससे उनके आर्म फोर्सेस कैरी आउट नहीं कर सकते। जो पॉलिटिकल बयानिया मोदी गवर्नमेंट का है वो सिर्फ या बॉलीवुड कैरी कर सकता है या इंडियन मीडिया, क्योंकि उसमें फिजिकली ना लड़ना होता ना कोई जंग है उसमें। वो फिर 3 घंटे बाद फिल्म फिर जीरो से स्टार्ट होती है। लेकिन आर्म फोर्सेस और खास तौर पे एयरफोर्स जो बहुत एम्बेरस हुई है 27 फरवरी को, कि कहने को इतनी बड़ी एयरफोर्स है, कहने को उनके पास 800 फ्रंट लाइन बेहतरीन जहाज हैं और एक प्रोफेशनल सर्विस है। लेकिन अच्छा, दूसरा 63 ऑनवर्ड्स, 63 का मैं इसलिए कह रहा हूँ 1963 के, जब 1962 की इनकी जंग हुई उस वक्त तक इंडियन एयरफोर्स के पास वेस्टर्न जहाज थे। बिल्कुल ठीक। फिर इनका पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ रशिया की तरफ। रशियन जहाज जब आए MiG-21 सबसे पहले, तो इंडियन एयरफोर्स में उस वक्त पायलट्स की तकरीबन बगावत हो गई थी। उन्होंने इनकार कर दिया कि हम नहीं उड़ाएंगे, ये बड़े होपलेस थर्ड क्लास जहाज, फ्लाइंग कॉफिन है। अच्छा, ये फ्लाइंग कॉफिन तो वो बाद में बने, लेकिन जब ये आए थे उस वक्त इसको इंडियन, और सन 65 की जंग को 2 साल तक उन्होंने उस जहाज को ऑपरेशनल नहीं किया था। ये एक बगावत का साइन था। अच्छा, उसके बाद उनके पास SU-7 आए। SU-7 की 1971 में बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी, और उसके बाद इंडियन पार्लियामेंट में डिबेट हुई कि वो कौन बेवकूफ लोग थे जिन्होंने ये जहाज इंडियन एयरफोर्स के लिए चुना, बिकॉज वो बहुत गिरे उनके। फिर उसके बाद ये MiG-29 आए, फिर ये Su-30 आए। MiG-21 कहने को तो ये बड़ा परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस जहाज है, लेकिन ये इनकी एम्प्लॉय करने की जो स्ट्रेटजी है उसमें, और मतलब उसको सही एक कम्बिनेशन में यूज करने वाला, वो इंडियन एयरफोर्स ने आज तक नहीं बना सके। क्योंकि ये भी शॉर्ट रेंज से सफर करता था, वैसे कहने को बहुत वो था, लेकिन इसमें वेपन MiG-23 आया, MiG-25 आया, MiG-27 आया इनके पास। वो बड़े मतलब एवरेज मीडियोकर टाइप थे, और इंडियन एयरफोर्स के पायलट इसको पसंद नहीं करते थे। रशियन इक्विपमेंट एक बहुत बड़ी वजह है डीमोरलाइज करने की, बिकॉज इनकी सपोर्ट पूरी नहीं है, इनके एम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट पूरे नहीं है। इसीलिए इनको जब हमने 83 में F-16 लिए तो इन्होंने मिराज 2000 लिए। उससे पहले थोड़े से जैगुआर इन्होंने लिए, और फिर उसको कहा कि हम खुद बनाएंगे। जैगुआर भी कोई इतना को कामयाब जहाज नहीं वो हुआ जी। कहने का मकसद ये है कि अब इनके जो एक वजह तो ये है कि रशियन इक्विपमेंट की वजह से बहुत डीमोरलाइज है। फिर एम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट, इनको वहाँ लड़ाया जाता है जिसके लिए ना उनकी ट्रेनिंग है, ना वो पॉलिटिकल उसको जानिए पूरे उतरते हैं। तीसरी चीज ये आ जाती है जो सर्विस कंडीशन है। अब देखें, अगर ये हिंदुत्व आई है तो उसमें जो भी गैर हिंदू हैं वो वैसे ही जो है ना साइड लाइन हो जाएंगे, बिकॉज अगर आप ऐसी तफरीक करेंगे
तो बाकी लोग बड़े इनसिक्योर फील करते हैं। एक जमाना था जब उनके उसमें सिख भी थे, चीफ भी बने, मुसलमान भी थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो छांटी हो रही है। फिर ये अब हर वक्त इनके ऊपर जंग का खौफ है। पहले ये सिर्फ इनको पाकिस्तान का वो था, जी। अब चाइना की एयरफोर्स का मुकाबला करने के लिए इंडियन एयरफोर्स बिल्कुल तैयार नहीं है। पिछले बरस में इंडियन आर्मी में 1100 खुदकुशियां हुई हैं, बिकॉज कोई आसाम में जाते तो मारे जाते हैं, कश्मीर में मारे जाते हैं, चाहे जंग ना हो तो उनको लोकल भी मारते हैं, उनको सामने से कोई स्प्रे बुलेट भी मारती है। और जंग का तो खौफ अपनी जगह है। वो एक स्टेटमेंट ये दी कि नहीं पाकिस्तान के साथ जंग करोगे तो तुम्हारे गले काटेंगे, तो बेहतर ये है कि आदमी खुदकुशी कर ले गले कटवाने से। ये इस किस्म की बात चल रही थी। तो मोरल, फिर सर्विस कंडीशन क्या है, आपकी सैलरी क्या है, आपके साथ का दूसरा आदमी सिविल में क्या कमा रहा है, और जो प्राइड आपको एक प्रोफेशनलिज्म देता है जी, उसकी वहां पे कमी है। साहब बुनियादी तौर पे यही एक मेरा ख्याल है कि कीन वजह है हमारा। अगर हम पाकिस्तान एयरफोर्स के जवानों को देखें या इवन हमारे जो रिटायर्ड जो पायलट्स हैं या रिटायर्ड जो ऑफिसर्स हैं आपकी तरह के, उनसे भी जब इस हवाले से बात हो तो वो लोग भी यही कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी उनका दिल होता है कि अगर उनको अनकंडीशनली इस मुल्क के लिए अपनी फजाइया के लिए कुछ करना पड़े तो वो तैयार होते हैं। और वहां पे तो उनके सर्विंग ऑफिसर्स, सर्विंग पायलट्स उनके वो रिटायरमेंट मांगते हैं और वो रिजाइन कर देते हैं। तो क्या बुनियादी तौर पे जज्बा नहीं है उनके अंदर जो हमारे अंदर एक जज्बा है हमारे जवानों में? हमारे तो शुरू से देखें जज्बा तो ये था कि आपके लिए ये सर्वाइवल की जंग है। अगर आप वेस्ट पाकिस्तान 70-71 तक देखें और उसके बाद अब वो हमने मतलब अब हमारे लिए मतलब सर्वाइवल का एक वो है। दूसरा, हमारी एयरफोर्स में जो सबसे बड़ा फर्क है, हमारी जो जहाज चुनने होते हैं हमारी एयरफोर्स चुनती है कि हमें फलां जहाज चाहिए। और इस कौम का बड़ा एहसान है एयरफोर्स पे कि इन्होंने अपना पेट काट के एयरफोर्स की फरमाइशें पूरी की हैं, चाहे F-16 हो, चाहे मिराजेस जब आए थे 65 वॉर के बाद, और अभी भी जो शॉपिंग है चाइना के साथ। तो मास्टर साहब, इस एयरफोर्स ने भी हमेशा इस कौम का अल्हम्दुलिल्लाह सर फखर से बुलंद किया हर महाज पर। वो देखिए, ये तो वही है ना कि आप जितना उसमें गुड़ डालेंगे उतना मीठा आपको मिलेगा। इस एयरफोर्स ने को हमेशा हमारी कौम ने बड़ा पैम्पर किया है, मतलब और एयरफोर्स की टर्म्स एंड कंडीशंस एयरफोर्स ने खुद चुनी हैं और इसमें पॉलिटिकल डिसीजन इम्पोज नहीं हुए, चाहे मार्शल की गवर्नमेंट हो चाहे कोई जमहूरी हुकूमत हो। एयरफोर्स ने जिस जहाज पे हाथ रखा, मुझे तो याद है जब मैंने एयरफोर्स ज्वाइन की, भुट्टो साहब वज़ीर आज़म थे, वो आए और उन्होंने हमें मतलब हमारी स्क्वाड्रन में एड्रेस किया और कहा कि मैंने तुम्हारे चीफ को कहा है कि तुम जिस जहाज पे उंगली रखोगे ना मैं वो तुम्हें खरीद के दूंगा। तो मतलब हमारा तो फिर जो था जज्बा वो आसमानों को छूने लग गया कि मतलब पॉलिटिकल गवर्नमेंट हमें क्या हमारा ख्याल रखती है और क्या एक्सपेक्ट करेगी। तो फिर जान देने को भी फिर आदमी घबराता नहीं है। तो 35-36 साल जो मैंने एयरफोर्स में नौकरी की है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सेटिस्फाइंग थी वो, और इतनी वो थी कि काश और कंटिन्यू करती। हमारे बहुत से लोग रिटायर होकर दोबारा रिसालपुर में, मतलब आप फाइटर फ्लाइंग में नहीं जाते बिकॉज ऑफ एज, बिकॉज ऑफ मेडिकल रीजन, लेकिन जो लोग फिट होते हैं वो रिसालपुर में इंस्ट्रक्शनल ड्यूटी रिटायर होने के बाद भी करते हैं। तो ये हमारी एयरफोर्स ने और हमारी इस कौम ने जो दिया है PF को, वो इंडियन एयरफोर्स का जो हमने पायलट एक पकड़ा था कारगिल डेज में, नाचिकीता, उसने जो हालात बताए थे वो इतने बुरे थे। वो उनकी एक मेन बेस से आया था अम्बाला से, बिल्कुल ठीक, कि वहाँ पे ये है मतलब पीने का पानी नहीं है, वहाँ पे वो नहीं है, अकोमोडेशन नहीं है, बिजली की लोड शेडिंग इतनी ज्यादा होती है, और मतलब जो उनके तकलीफ के हालात। तो पायलट को टोटल टेंशन फ्री, फटीग फ्री एनवायरनमेंट चाहिए होता है ताकि वो सेफली अपने जहाज को उड़ाए। अच्छा, फिर आपके टेक्नीशियंस का भी होता है जो आपके जहाज मेंटेन करते हैं। अगर आपका मोरल अप है तो उसकी वजह यह है कि आपको जो जहाज उड़ने के लिए दिया है बिल्कुल ठीक है वो, बिल्कुल ठीक, और फ्लाइट सेफ्टी का रिकॉर्ड क्या है, उसकी मतलब परफॉर्मेंस कैसी है, वो वेपन जहाँ फेंकना चाहता है वो फेंकता है वहाँ पे या कहीं और जाता है। तो ये सारी चीजें आपके उस कॉन्फिडेंस, उस जज्बे और उस मोरल में बहुत एडअप करती हैं। एंड यू से अच्छा ठीक है, वक्त आया तो मैं इसकी जो है ना बेस्ट इस्तेमाल जो है ना उधर करूंगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा एयरबेस मार्शल साहब, मुझे ये भी बताइएगा, भारत ने अभी रिसेंटली जो रफाल की एक खेप भारत ने हासिल की, उसके बाद भारतीय फजाइया जो है वो ऐसे फन्ने खान के तौर पे खुद को प्रेजेंट करी कि जिस तरह पता नहीं रफाल के बाद वो कितनी को ताकतवर फजाइया बन चुकी है भारत की। मुझे ये बताइएगा कि क्या अच्छा जहाज सिर्फ ले लेने से आप ताकतवर हो जाते हैं या उसके लिए आपको एक अच्छे पायलट की, अच्छे जज्बे की
और खास तौर पर ये जब खौफ ही ना हो कि यार इसके अंदर मेरी जान भी चली जाएगी तो वो मेरे वतन के लिए जाएगी, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, उस जज्बे की और वतन के लिए कुछ करने का जो एक जज्बा है वो होगा तो ही वो अच्छे तरीके से चल सकेंगे। यार सिर्फ एक अच्छी टेक्नोलॉजी मेरे पास आ गई है तो बस मेरी बर्तरी होगी सब पे। देखिए, बर्तरी के लिए कोई 8-10 एलिमेंट्स हैं और उसमें जहाज सिर्फ एक है। ये एक्चुअली इनकी वो खिफत, इनकी वो एम्बेरसमेंट कह लें जो 27 फरवरी को हुई थी। मोदी ने तो एक तकरीर में कहा था कि आज रफेल होता तो सीन कुछ और होता। जहाज मैटर जरूर करता है लेकिन डिसाइसिव फैक्टर वो नहीं है। 65 में भी उनके पास हमसे बड़े सुपीरियर जहाज थे और तादाद में 3 गुना थे। वो हंटर जो था वो हमारे F-86 से सुपीरियर था, लेकिन हमारे पास जो पायलट थे वो उस पर इतने माहिर थे कि मतलब एवरेज फ्लाइंग उस जहाज में 800 घंटे थे। तो उन्होंने उस जहाज की एम्प्लॉयमेंट ऐसे की कि हंटर को भी मारा, उनके नेट को भी मारा, उनके मिस्टियर थे उनको भी मारा। फिर 7 और ये देखिए, ये भी एक रिकॉर्ड है। 65 वॉर में पहले ही झड़प में उनके 4 जहाज आए थे वैम्पायर्स, उनको एक ही हमारा पेयर था, उसने चारों को मार दिया। और उसके बाद उन्होंने खौफ में वो पूरे वो जहाज उस फ्रंट से विड्रॉ कर लिए। उनको दूसरे दिन जो है ना उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ा। फिर उसके बाद 71 वॉर के बाद SU-7 के साथ भी हुआ। फिर इन्होंने एक हिंदुस्तान फाइटर 24 HF-24 जहाज था उसको किया। 71 के बाद वो नजर नहीं आए। फिर नेट वगैरह आहिस्ता आहिस्ता रिटायर हुए। इस वक्त इनका जो शोर मचाने का है ये एक वो ही अपने गिरे हुए मोरल को रेस करने के लिए है। ये हिंदुस्तानी कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। राफेल 36 जहाज होंगे, क्या कर लेंगे मुझे बताएं। इंडिया का फ्रंट हमारे साथ कितना है, चाइना के साथ कितना है। उनका चीफ ऑफ स्टाफ झूठ बोलता है, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज वो बिपिन रावत, इंडियन आर्म फोर्सेज 2 फ्रंट वॉर के लिए रेडी हैं। उनके साथ जो जून में लद्दाख में हुआ है, जो उनके वो सिर्फ डंडों से उनके कितने बंदे उनको मार दिए थे, उसके बाद उनमें जो खौफ की लहर फैली है, बिकॉज उनको हर फौजी को पता है कि वो गलत मिशन पे आए हुए हैं। ये उनके नेशनल डिफेंस का मामला नहीं है, ये मोदी साहब की ईगो को सपोर्ट करने के लिए जंग करेंगे। और वो जब भी करेंगे तो उसमें रिफ्यूजल भी होगा, डिजर्शन भी होगी और प्रीमेच्योर रिटायरमेंट भी होगी। बिल्कुल ठीक है। उनपे तो देखिए जो असम में फौजी हैं जी, वो उधर कितने डिजर्शन हुई है, बिल्कुल उनको वहां भी मार पड़ रही है। बिल्कुल ठीक। तो फिर ये रशियन जो फ्लीट की मैंने आपसे बात की, उनके ट्रांसपोर्ट में भी AN-12 पहले था, फिर AN-32 आए, वो भी कोई ऐसे जहाज नहीं थे। फिर उनके ये इल्यूजन सीरीज के जो हैं ये टैंकर और ये हेवी लिफ्ट, ये जहाज एक दौर इनको रशिया जैसा कंट्री अफोर्ड कर सकता था। इनकी सेफ्टी का रिकॉर्ड इतना नहीं है, इनकी केपेबिलिटी इतनी नहीं है। तो अमेरिकन ये वेस्टर्न इक्विपमेंट के लिए इंडियन एयरफोर्स 1963 से इस चक्कर में है कि इनको सिर्फ वेस्टर्न इक्विपमेंट मिले। और इनके जो चीफ्स भी आते रहे, वो भी वक्तन फौक्तन हमारे चीफ को कहीं मिलते हैं किसी एयर शो में, इंटरनेशनल में, आगे पीछे। तो वो ये जो रशिया टूटा था USSR से, वो रशिया बन गया था। तो उनके एक चीफ का मुझे याद है, वो हमारे चीफ को उन्होंने बताया था कि जी लॉजिस्टिक सिस्टम बेड़ा गर्क हो गया है, मैंने ये चीजें मंगाई थी, उन्होंने मुझे 5000 टायर भेज दिए MiG-29 के, कि फिलहाल ये अवेलेबल है, आप ये रखते हैं। तो ये आलम है उनकी एयरफोर्स का। ये उनके पायलट्स की फिर एफिशिएंसी पे, प्रोफिशिएंसी पे, उनकी कॉन्फिडेंस ऑन द सिस्टम, वो बड़ा खराब उसका हो जाता है। बिल्कुल ठीक। वो चूज नहीं करते, गवर्नमेंट चूज करती है। बिल्कुल ठीक। और जब गवर्नमेंट चूज करेगी तो वो जाहिर सी बात है अपने इंटरेस्ट को देखेगी। एयरबस मार्शल आबिद राव साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। नाज़रीन, आपने एयरबस मार्शल आबिद राव साहब की गुफ्तगू सुनी। भारत रफाइल भी ले आएगा तो भी ये एवरेज बढ़ती जाएगी। जो 80 की एवरेज है उनकी, 80 के करीब उनके पायलट्स हर साल रिजाइन कर रहे हैं, अपनी रिटायरमेंट से पहले वो भारतीय एयरफोर्स को छोड़ रहे हैं। ये जज्बे की कमी है। और रफाइल अच्छा आ जाने से आपके पास पायलट सारे अभिनंदन जैसे हैं। अगर वो पाकिस्तान की जानिब फ्लाई करेंगे, उनके साथ सलूक अभिनंदन जैसा ही किया जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ का हर जवान अल्हम्दुलिल्लाह MM आलम की तरह का है। और MM आलम ने क्या किया था वो सारी दुनिया जानती है। तो दुनिया का आउट क्लास बल्ला लाकर अगर आप गौतम गंभीर के हाथ में पकड़ा देंगे ना, तो वो एक छक्का जरूर लगाएगा, लेकिन वो एक बड़ी लिमिटेड लेंथ का छक्का होगा। अगर आप थके से थका बैठ भी शाहिद अफरीदी को पकड़ाएंगे तो उससे जो छक्का लगेगा
वो सबसे लंबा छक्का होगा और उसको पूरी दुनिया देखेगी और अप्रिशिएट करेगी। तो जितने मर्जी रफाइल ले आओ, जब तक वहां पर अभिनंदन है, यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह हसन सिद्दीकी हैं, यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह नुमान अली खान बैठे हैं, और हमारा हर पायलट वो अल्हम्दुलिल्लाह एमएम आलम की तरह का पायलट है। तो आप जितना मर्जी गुमान कर लो इन रफाइल्स के ऊपर, जब वो पाकिस्तान से मुकाबला करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह ना को चने भी चबवाएंगे और खाक में मिला के रख देंगे आपकी फजाइया को। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे भारत की जो फजाइया है उसके साथ साथ भारतीय फौज को बहुत ज्यादा खौफ है पाकिस्तान की फौज का, और कितनी बड़ी तादाद में भारतीय फौजी अब खुदकुशियां कर रहे हैं, रीजन क्या है वो आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, स्टे विद अस।